हाँ जी, नमस्ते दोस्तों, वेलकम वेलकम वेलकम। तो जी मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं अभी एक बढ़िया सा ज़बरदस्त सा वीडियो बनाने वाला हूँ ऑन हाउ टू चूज़ द बेस्ट लैपटॉप फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो अगर आप बहुत टाइम से कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है पचासों ऑप्शन में से मैं कौन सा लैपटॉप चूज़ करूँ, तो आज आपके लिए एक बढ़िया सा हम फैक्टर्स और माइंड मैप वाली फाइल लेके आए हैं। उसके अलावा मैं अमेजोन पे जाके आपके सामने वही सेम प्रोडक्ट सर्च करूँगा और आपके सामने रियल टाइम कंपेयर करके बताऊंगा कि अगर आपके सामने 5 से 10 ऑप्शन हैं तो आपके लिए कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। हम इसमें बजट की भी बात करेंगे, लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर आप एक डिसेंट लैपटॉप लेना चाहते हैं तो इसका बजट कम से कम नहीं तो 35,000 रुपये होने वाला है। हालांकि कुछ रिफर्बिश्ड ऑप्शंस भी होते हैं जो 17,000 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन रिफर्बिश्ड की सिर्फ एक ही प्रॉब्लम होती है कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप कभी कभी उस हिसाब से काम नहीं करते। लेकिन फिर भी हमारे पास लिनोवो की तरफ से, आइडियापैड की तरफ से कुछ कुछ ऑप्शन होते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं हाउ टू चूज द बेस्ट मार्केटिंग, द बेस्ट लैपटॉप फॉर डिजिटल मार्केटिंग। सबसे पहले कि क्या लैपटॉप रिक्वायर्ड है। हाँ जी, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, जाके उसको पढ़ लो, देख लो, समझ में आ जाएगी। लैपटॉप 100% रिक्वायर्ड है मेरे भाई, मेरे बाबूजी। तो इस बारे में बहस नहीं होनी चाहिए कि नहीं नहीं मैं फोन से कर लूंगा। अगर आप फोन से करते हैं तो आप अंधभक्त हैं, एक ऐसे पप्पू इन्फ्लुएंसर के जो कुछ भी बड़बड़ कर रहा है और आप उसकी बड़बड़ को दिल से लगा रहे हैं और बेवकूफ कट रहा है आपका। तो ये मत करना, ठीक है। उसके अलावा व्हाट काइंड ऑफ टास्क आर डिजिटल मार्केटियर्स सपोज टू डू। तो मैंने ना बहुत सारे रोड मैप्स बनाए हैं जिनमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, एकदम बहुत कड़क डिटेल में, कम से कम नहीं तो 4 से 5 घंटे का तो सिर्फ हमारा डिजिटल मार्केटिंग रोड मैप है। सोशल मीडिया रोड मैप हमारा 3 घंटे का है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग रोड मैप हमारा 2 घंटे का है। जाके देखाइए अगर आपको एक डिटेल्ड क्लैरिटी चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग के वेरियस फंक्शंस के जो जॉब्स होते हैं उसके अंदर हम क्या क्या काम करते हैं, तो मैंने इसमें बताया है। अब चलते हैं जी सीधा बजट के ऊपर। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए, अब बुरा मत मानिएगा, अब मुझे पता है बहुत सारे लोग बुरा मानेंगे, लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ, जो सच है वो है। इंडियन मार्केट में पैसा नहीं है। देखिए, हमारे यहाँ की जो 70% पॉपुलेशन है वो 15 से 20 हज़ार रुपये भी महीने का नहीं कमा रहे हैं, और ऑलमोस्ट 40% पॉपुलेशन तो ऐसी है जो दिन के 100 रुपये भी नहीं कमा रही है। तो हमारी जो मार्केट है वो प्रिडोमिनेंटली, बुरा मत मानिएगा, सही सही बात बोल रहा हूँ, गरीब है। इसीलिए यहाँ पे बहुत सारे मैन्युफैक्चरर को जब वो कोई चीज़ यहाँ पे बेचते हैं, उनके लिए परफॉर्मेंस इतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं होता, उनके लिए होता है सेल्स। और अगर आपको सेल्स करनी है तो आपको किसकी कट करनी पड़ेगी? कॉस्ट। क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम उतनी वो अचीव नहीं कर पाएंगे तो वो किस पे खेलेंगे? कॉस्ट की। कॉस्ट कम कर दो, सामान बिकते रहो। अब उसमें आपको परफॉर्मेंस मिले या ना मिले, उससे उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसीलिए बहुत कॉस्ट सेंसिटिव मार्केट है। मैन्युफैक्चरर के लिए अपने प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज एक एवरेज इंडियन के पास एक बड़ा बजट होता नहीं है। देयरफॉर बहुत बारी जो आपके मैन्युफैक्चरर्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यूएस से लैपटॉप लेंगे, चाइना से लैपटॉप लेंगे, या किसी और बड़ी इकोनॉमी यूरोप से लैपटॉप लेंगे, आप देखेंगे कि उनकी जो बिल्ड क्वालिटी है, उनका जो मटेरियल यूज़ हुआ है, उनकी जो परफॉर्मेंस है, हमारे इंडियन लैपटॉप्स के कंपैरिजन में थोड़ी बेटर होती है, बिकॉज वहाँ पे लोग पैसा खर्च करने को तैयार है, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कम कॉस्ट में हमको अच्छे ऑल्टरनेटिव्स नहीं मिलेंगे, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपकी हेल्प करूंगा इस वीडियो के थ्रू कि कैसे मैं जल्दी से जल्दी आपको एक डिसीजन तक पहुंचा पाऊं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोल क्या होता है ईच कंपोनेंट का। देखो, जब आप लैपटॉप लेते हो ना, तो आप ऐसा नहीं ले सकते कि ये बढ़िया लग रहा है, ये ले लेता हूं, ये पप्पू वाली हरकतें मत करा कर मेरे सामने, ठीक है। तो हम पहले समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं एक कंप्यूटर स्लैश लैपटॉप में। सबसे पहले, जैसे हमारा ह्यूमन बॉडी का एक दिमाग है, वैसे ही कंप्यूटर में भी एक दिमाग होता है जिसको हम कहते हैं सीपीयू, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब डिजिटल मार्केटियर्स जो हैं मल्टीटास्कर होते हैं सर, तो इनको जो ये काम करते हैं, इनको एक स्ट्रांग सीपीयू, मतलब आप समझ लीजिए कि आपके लैपटॉप में 3 चीजें तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो आपका लैपटॉप 2 साल भी टिकेगा नहीं। सीपीयू, रैम और स्टोरेज, मतलब कहने का मतलब एसएसडी, मोटी मोटी बात। अगर सीपीयू खराब निकला और अच्छी रैम है और स्टोरेज है, काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। अगर सीपीयू अच्छा है, स्टोरेज अच्छी है, लेकिन रैम अच्छी नहीं है, काम नहीं करेगी, काम नहीं करेगी। तो जब एक भी कंपोनेंट इसमें से आप हल्का ले लेते हैं या
या आप थोड़ा स्लोअर परफॉर्मेंस का लेते हैं तो उससे एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं बॉटल नेक। इसके बारे में रिसर्च कर लीजिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल सड़क पे मान लीजिए एक मर्सिडीज है, एक होंडा की बाइक है और सामने एक बुलक कार्ट है, और मान लीजिए सड़क इतनी छोटी है, ठीक है। अब इसने तो इतनी जगह घेर लिया ना बुलक कार्ट ने, तो इसकी मान लीजिए अगर ये 100 की स्पीड पे चल रहा था तो अब ये आते आते यहाँ पे इसकी स्पीड 10 हो जाएगी। और यही होता है कि अगर एक फरारी ले ली और अगर उसके साथ एक हायाबूसा ले ली और उसके साथ बिठा दिया आपने एक भैंसिया या फिर एक बुलक कार्ट या फिर एक कछुआ, तो सर वो आप उसको फुल पोटेंशियल पे, फुल परफॉर्मेंस पे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये तीनों कंपोनेंट आपके स्ट्रांग होने ही चाहिए। इसमें आप कंजूसी नहीं कर सकते, नहीं तो आपका लैपटॉप आपका लॉन्ग रन में साथ नहीं देगा। ये बात याद रखना। सीपीयू क्या करता है? स्मूथ वर्कफ्लो करता है बिटवीन सोशल मीडिया, ईमेल एंड डिजाइन। फास्टर सीपीयू बोले तो फास्टर यू। कैनवा में डिजाइन बनाना है, सीपीयू अच्छा नहीं होगा 10 घंटे लगाएगा। प्रीमियर प्रो में एडिटिंग कर रहे हो, सीपीयू अच्छा नहीं होगा, रेंडर करेगा ही नहीं, ठीक है। तो हर वर्क फ्लो को एफिशिएंट बनाने के लिए सीपीयू अच्छा होना चाहिए। फ्यूचर प्रूफिंग, मैंने क्या बोला? गुड सीपीयू हैंडल्स द डिमांड ऑफ न्यू सॉफ्टवेयर। कभी कभार ऐसा होता है कि आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर वो अपडेट होते रहते हैं। अगर वो अपडेट होते हैं तो उसमें नए फीचर आते हैं, नए फीचर आते हैं तो उसके लिए और सीपीयू के जूस चाहिए होता है। तो सीपीयू अच्छा नहीं होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अब सीपीयू की जो हम परफॉर्मेंस मेजर करते हैं वो हम इसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं विच इज कॉल्ड क्लॉक स्पीड, ठीक है, जिसको हम बेस फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसके बारे में मैं ज़्यादा अंदर नहीं जाऊंगा। बेसिकली ये हम गीगा हर्ट्स में मेजर करते हैं। तो अगर आपकी मान लीजिए सीपीयू की जो क्लॉक स्पीड है वो 2 गीगाहर्ट्ज से कम है तो थोड़ा दिक्कत में आप आ जाएंगे। तो एक रिस्पेक्टेबल लेवल ऑफ क्लॉक स्पीड आपको होगी तो वही काम वो जल्दी करेगा। बेसिकली क्लॉक स्पीड से क्या होता है कि कितनी जल्दी वो इंस्ट्रक्शन पढ़ के समझ के एग्जीक्यूट कर पा रहा है। मान लीजिए अगर 2 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड है उसकी, तो इसका मतलब कि वो उतनी स्पीड से आपका इंस्ट्रक्शन पढ़ेगा, फॉलो करेगा और एग्जीक्यूट कर देगा। और मान लीजिए अगर आपकी क्लॉक स्पीड 1 गीगाहर्ट्ज है तो वो स्लो करेगा थोड़ा। तो मतलब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, कहने का मतलब मोटा मोटी बात क्लॉक स्पीड भी देखनी पड़ती है, ठीक है। हायर एंड क्लॉक स्पीड्स आर नेसेसरी फॉर बेसिक टास्क। अगर आप एसईओ वाले हैं, आपने कभी ग्राफिक वाफिक, वैसे तो मैं आपको देखो सीधी बात बोलूंगा कि सिर्फ एसईओ में जाने की भी जरूरत नहीं है। हम तो ओवरऑल पूरे मार्केटिंग में जाना चाहते हैं ना, तो अगर आप सिर्फ एसईओ में जाएंगे तो बुरा फंसिएगा। उसके बारे में मैंने रोड मैप में बात करी है। टेक्निकली फिर भी अगर आपके पास बजट कम है और आप सिर्फ एसईओ का काम कर रहे हैं, एक्सेल शीटें करते हैं, आपका ज़्यादा वीडियो एडिटिंग और इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता या कैनवा पे आप यूज़ नहीं करते हैं, तो थोड़ी कम क्लॉक स्पीड से भी आपका जो है काम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर भी आपको बोलूँगा कि कम से कम 2 गीगाहर्ट्ज तो आप लेके ही चलें। और कुछ कुछ ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं जिनकी थोड़ी क्लॉक स्पीड कम होती है लेकिन वो जल्दी से उसको एक दूसरी अच्छी स्पीड पे लेके जा सकता है कम टाइम में। उसको हम हाइपर थ्रेडिंग कहते हैं। अगेन उसके बारे में मैं ज़्यादा अभी डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। रैम, अब सीपीयू क्या था? ये आपका ब्रेन था। रैम क्या है? सर रैम आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है। तो जितना इंपॉर्टेंट आपका दिमाग है, अगर रीढ़ की हड्डी अच्छी नहीं होगी तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन है या जो भी चीज़ें, जो भी खून है वो ढंग से पहुंचेगा नहीं। तो नर्व्स का होना बहुत ज़रूरी है, स्पाइनल कॉर्ड का होना बहुत ज़रूरी है, तो वही तो ब्रेन को कनेक्ट करता है। तो वैसे ही रैम में आपकी स्टोरेज होती है, लेकिन एक्टिव जो प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हो सिर्फ उसकी जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन, जैसे मैंने आपको क्या कहा था कि जब हम सीपीयू की बात कर रहे थे हमने कहा था गीगाहर्ट्ज है तो वो कितनी जल्दी इंस्ट्रक्शन पढ़ सकता है। इंस्ट्रक्शन जो आपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दिया है, राइट। अब ये इंस्ट्रक्शन कहीं तो स्टोर होगा ना, वो कहाँ स्टोर होता है? रैम में स्टोर होता है। मान लीजिए आप टाइप कर रहे हैं ABCD, तो ABCD यहाँ पहले रैम में स्टोर होगा, और अगर इसकी गीगाहर्ट्ज की स्पीड अच्छी होगी तो फटाफट पहुंच जाएगा यहाँ पे। तो ये रैम का पर्पस होता है। रैम आपके इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है, और अगर आपकी रैम हल्की नहीं अच्छी नहीं होगी तो ये टाइम लगाएगी, तो फिर ये टाइम लगाएगा, ठीक है। तो फास्टर रैम से आपका जो लोडिंग टाइम होता है, जो प्रोसेसिंग टाइम होता है, उस पर भी फर्क पड़ता है, ठीक है। आज के हिसाब से अगर आप 8 GB रैम नहीं ले रहे हैं तो फंसिएगा। देखिए 4 GB तो कतई नहीं लेनी है, 2 GB ले रहे हो तो स्टोन एज में पहुंच जाओगे। तो मोटा माटी 8 GB तो लेके ही चलो। 8 GB से नीचे तो आप काम नहीं कर पाएंगे 2024 के बियॉन्ड। ये बहुत सीधी बात है। अगर आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो 16 GB ही लीजिएगा, बिकॉज 16 GB इंश्योर करेगी कि आपके 5-6 साल और निकल जाए। 16 GB बेटर ऑप्शन है। लेकिन अगर बिल्कुल ही मंदी चल रही है, बजट नहीं है, तो प्लीज़ 8 GB तो लेनी ही लेनी है। 8 GB से नीचे नहीं जाना है। ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बट ये उन लोगों के लिए होता है जो ज़्यादातर आपका जो डिज़ाइन का काम करते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। अब
ये जो अब हम जो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, अब जो इमीडिएट इंस्ट्रक्शन होता है वो तो रैम में स्टोर होता है। लेकिन अगर आपने एक फाइल को सेव करना है, उसको एक्सेस करना है परमानेंटली, जो इंस्ट्रक्शन सेव्ड है, जो फाइल सेव्ड है, वो कहां सेव होती है सर? एसएसडी में सेव होती है, स्टोरेज डिवाइस में। ये आप समझ लीजिए आपके दिमाग के अंदर जो मेमोरी का फोल्डर है, राइट, वो एसएसडी है। ये आपकी रीढ़ की हड्डी थी और ये आपका कॉन्शियस या सब कॉन्शियस दिमाग आप मान के चल लेते हैं, ठीक है। तो जब अच्छी जगह होगी तो आप ज़्यादा अपने एसेट रख पाएंगे। तो मैं तो यही बोलूँगा कि कम से कम 500 जीबी से लेके एक टीबी रखिए, इतना तो आप रखिए क्योंकि इससे नीचे रखेंगे तो दिक्कत होने के चांसेस हैं। फिर क्या होगा, फिर आपको एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी जिसकी स्पीड आपके एसएसडी से कम होगी, और फिर आप रोते रोते आइएगा कि यार ये काल दिन मेरा जीवन बर्बाद हो गया, क्या कर दिया हमने। हाँ, एक ही बार लैपटॉप ले रहे हो ना, कंजूसी क्यों कर रहे हो? ढंग का ले लो, 32,000 की नौकरी लग जाएगी तुम्हारी, कम से कम 35-40 का तो लो। इतना, ये मेरी रिकमेंडेशन है, आपका थोड़ा अलग भी हो सकता है, ठीक है। इससे क्या होता है, देखिए, अगर आप एसएसडी ले रहे हैं तो एक तो आपको जगह अच्छी मिलेगी, ऊपर से ये बहुत तेज होती है, फाइलें जल्दी खुलेंगी, एक्सेल शीटें जल्दी खुलेंगी, कैनवा के फाइल्स जल्दी डाउनलोड होंगी, जल्दी एक्सेस होंगी। वीडियो एडिटिंग में तो एसएसडी का बहुत बड़ा रोल हो जाता है, क्योंकि उसमें रैम को तो सिर्फ इफेक्ट्स और इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, ट्रांजिशन, लेकिन उसकी जो रेंडरिंग है, उसमें जो आप एक साथ जो भी आप मिर्च मसाला डाल रहे हैं उसको कैसे वो उस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है, कितनी जल्दी आपके डिजायर्ड आउटपुट पे कन्वर्ट कर रहा है, वो सर एसएसडी करवाती है। तो अगर एचडीडी आपने ले ली, हार्ड डिस्क ड्राइव, ये तो सर पुरानी टेक्नोलॉजी हो गई जो 94 में आई थी, इसको तो लेना ही नहीं है। एसएसडी लेनी है, एसएसडी, सॉलिड स्टोरेज डिवाइस। इनके बीच में क्या फर्क होता है उसमें जाऊंगा नहीं, लेकिन बस इतना बता सकता हूं कि सॉलिड स्टोरेज डिवाइस में मूविंग पार्ट्स कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, इसीलिए जल्दी चलती है। ये डिजिटल, इसमें इंटरफेस बड़ा होता है, इसलिए इसका काम अच्छा निकल जाता है। सिमिलरली बैटरी लाइफ अगेन, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अगर आप थोड़ा पतला लैपटॉप ले रहे हैं जिसके स्क्रीन साइज थोड़ा छोटा है, तो ऑब्वियसली आपकी जो बैटरी होगी उसको उतनी जगह नहीं मिलेगी ना फिट होने के लिए, तो वहाँ पे बैटरी लाइफ थोड़ी कम हो सकती है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि आप ऐसा लैपटॉप लीजिए जिसमें कम से कम 6 घंटे की बैटरी लाइफ आपको मिले, क्योंकि अगर आप ऐसी बैटरी लाइफ ले रहे हैं जो बहुत ही कम है, अब इसमें एमएएच वाला सिस्टम नहीं है, इसमें एक ही सेल लगती है, या तो 6 सेल लगती है या 8 सेल लगती है। इसमें वो लिथियम आयन वाला जो सीन है वो नहीं लगता है, ठीक है। और इसमें फास्ट चार्जिंग वाला नॉनसेंस भी नहीं होता है जो आपकी रियलमी और ये सब में जो एडवर्टाइज करते हैं। तो मोबाइल को लैपटॉप से कंपेयर मत करो, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उनके मतलब उन चक्करों में आप फंसो मत, ठीक है। तो कोशिश तो यही करिए जो कम से कम, मतलब अगर आपका बजट अच्छा है तो ऑब्वियसली जैसे मैकबुक वगैरह में 8 से 10 घंटे की बैटरी लाइफ होती है, लेकिन अगर बजट ठीक ठाक है तो कम से कम 6 घंटे का पूछ के लेना कि 6 घंटे की है या नहीं है, वरना 4 घंटे तो मिनिमम ही है, राइट। पर 4 घंटे वाले लैपटॉप्स इतने अच्छे होते नहीं, तो कम से कम 6 घंटे का हम लोग एम करेंगे। फाइनली आ जाता है डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड। देखिए, ये मैं सिर्फ उन्हीं को रेकमेंड करूंगा जो हार्डकोर वीडियो एडिटिंग में है। अगर आप बेसिक वीडियो एडिटिंग में, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ज़्यादा लंबे बड़े ग्राफिक्स कार्ड की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर यू शुड ऑलवेज ट्राई कि आपका लेटेस्ट जेनरेशन वाला ही ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लैपटॉप होते हैं जहाँ पे वो कहता है GTX 4050। अब ये क्या है? ये एक डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड है। और बहुत सारे लैपटॉप होते हैं जहां पे वो कहता है Iris 12th Gen। ये क्या है? ये एक इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स है। अब इसमें फर्क समझाता हूं। ये वाला यूनिट तो देखो, अगर होगा ही नहीं आपके लैपटॉप में तो आपका डिस्प्ले ही ऑन नहीं होगा। मतलब अगर आपके डिस्प्ले को ऑन होना है, आपके सामने चीज़ें को दिखना है उस फॉर्मेट में, तो जीपीयू तो मतलब लगेगा ही लगेगा। लेकिन वो हल्का जीपीयू क्या होता है? हल्का जीपीयू होता है कि अगर छोटा सा ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट आपके सीपीयू के ही अंदर डाल दिया, राइट, या एक्सटर्नली नहीं डाला, तो उसको हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेटेड। जैसे मैंने अभी आपको एक आइरिस का एग्जांपल दिया था। और अगर एक अच्छी कंपनी का ग्राफिक्स कार्ड अलग से सीपीयू के अलावा अलग से उसमें डाला है, तो नेचुरली उसमें थोड़ी पावर ज्यादा होगी, क्योंकि वो डेडिकेटेड ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है। अब सीपीयू को शेयर नहीं करना है कि वो डिस्प्ले भी संभाले और वो कैलकुलेशंस भी करे, इंस्ट्रक्शंस नहीं। तो आइडियली अगर डेडिकेटेड यूनिट है, अगर डेडिकेटेड जीपीयू है, जो कि एनवीडिया और एएमडी दोनों में होते हैं, तो आपकी वीडियो एडिटिंग की लाइफ तो सॉर्टेड है। मल्टीमीडिया, वीडियो एडिटिंग, मल्टीटास्किंग सॉर्टेड है।
लेकिन अगर नहीं भी है, आजकल के प्रोसेसर्स बहुत केपेबल और एडवांस्ड हैं जो एक बेसिक लेवल तो सह लेते हैं। तो अनटिल एंड अनलेस आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत फाड़ू सा एकदम एक वीडियो बनाऊंगा जबरदस्त क्वालिटी का और उसमें 10 लाख ट्रांजिशन, 10 लाख इफेक्ट्स, तो इंटीग्रेटेड जीपीयू से काम चलने नहीं वाला सर। लेकिन अगर आपका काम है कि बेसिक मुझे वीडियो बनाना है, बेसिक ट्रांजिशंस रखनी है एंड ज़्यादा हैवी ड्यूटी काम नहीं करना है पर मॉडरेट काम करना है, तो इंटीग्रेटेड उसमें अच्छे से काम करेगा। बिल्कुल बेफिक्र रहो, टेंशन वाली भी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको अमेजोन पे आपके सामने सर्च करके दिखाऊंगा, पढ़ना सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ना है, कहाँ आपको हाँ करनी है, कहाँ आपको ना करनी है। 2-3 लैपटॉप्स में आपको बस ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाऊंगा कि कैसे आपने शॉर्टलिस्ट करनी है। क्योंकि देखो हो क्या रहा है, मैं एक एक मशीन को पकड़ के रेकमेंड नहीं कर सकता आपको, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है ना, ये स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। तो इसलिए जो मैंने आपको बेसिक फाउंडेशंस बताई हैं, अगर आपके सामने कोई ऐसी मशीन है जो उन फाउंडेशंस के अकॉर्डिंग है, तो आप एक अच्छा इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। 50 लैपटॉप मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, ठीक है। 2-3 मैं देख लूंगा और मैं अपना पर्सपेक्टिव दूंगा। मैं गलत भी हो सकता हूं और कुछ लोगों के लिए वो सही भी हो सकता है, तो अपना दिमाग लगाएं। मैंने सिर्फ आपको कंपोनेंट्स बताए कि ये बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक बार ये भी बता देता हूं, प्रोसेसर्स के लिए कोई भी, अगर मैं पर्सनली आपको रेकमेंड करूंगा कि आप i3 सेलेरॉन या ओल्डर जनरेशन i7 ना ले। ये मैं पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा। कुछ इंटेल के ऐसे प्रोसेसर होते हैं जिनके U लगा होता है और लास्ट में C लगा होता है। अभी आपके सामने आपको दिखाऊंगा। U वाले बिल्कुल नहीं लेने, C वाले बिल्कुल नहीं लेने। अगर वो इंटेल प्रोसेसर के मॉडल नंबर के आगे P लगा है, P बोले तो परफॉर्मेंस, ओके। U होता है आपकी एनर्जी सेविंग्स एंड C होता है आपका मॉडरेट। तो पहली बात तो i3 बिल्कुल अवॉइड करें। सेलेरॉन और ओल्डर जनरेशन में तो जाना ही नहीं है। अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है एज ऑन 2024, वो चल रहा है हमारा 12th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर। और AMD का वैसे ज़्यादातर Ryzen 7 आ रखा है और Ryzen 5, आई थिंक ये ज़्यादातर लैपटॉप्स में ये प्रोसेसर डाले हैं। अगेन इनके ज़्यादा टेक्निकलिटीज़ में घुसने की ज़रूरत नहीं है। एक बात बता दूं, ऐसे भी मत सोचना कि AMD के प्रोसेसर्स अच्छे नहीं है। AMD के प्रोसेसर्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप Ryzen 5 लेते हैं तो वो आज के i5 के बराबर है। इनफैक्ट कम कॉस्ट में आपको i5 से बेटर परफॉर्मेंस ही वो देंगे। लेकिन अगेन ये इसमें मेरा मैं यही बोलूँगा कि कॉशन मेंटेन करिएगा। मैं AMD यूज़र भी हूँ और मैं इंटेल यूज़र भी हूँ। मुझे AMD में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। अगर क्लॉक स्पीड लेस देन 2 गीगाहर्ट्ज़ से तो दिक्कत हो जाएगी। मैं पहले भी आपके सामने बात कर चुका हूँ। मैं ज़्यादातर एसर, HP जो हैं आपको अच्छी वैल्यू फॉर मनी देंगे। लेकिन अगेन कुछ कुछ ऐसे कंपनीज हैं, फॉर एग्जांपल MSI, एसस, इनको लेके मैं थोड़ा सा स्केप्टिक हूँ। मैं इतना ज़्यादा इन पे करता नहीं हूँ। मेरे लिए जो मैक्सिमम जिन्होंने अच्छा अभी तक परफॉर्मेंस मुझे दिया है वो है HP एंड एसर। इनफैक्ट एसस भी काफ़ी हद तक बढ़िया कर लेता है, लेकिन फिर भी HP एंड एसर मेरे हिसाब से थोड़े अच्छे ब्रांड्स हैं जो आपको बढ़िया वैल्यू देंगे। बट अगेन आप रिव्यूज़ देखिए, बाकी सब चीज़ें भी देखिए। मेरा बायस है, लेकिन मैं ये एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। आइए अमेजोन पे चलते हैं और ढूंढते हैं और चेक करते हैं कि कैसे हमें वो डिसीजन लेना है। चलिए जी, अब फटाफट से अमेजोन पे चलते हैं। अच्छा, मुझसे छोटी सी एक गलती हो गई थी पीछे। इंटेल का लेटेस्ट है 14 जनरेशन, जो 2023 के अक्टूबर में डेब्यू हुआ था। बट आई थिंक अभी लैपटॉप्स में जो इंडियन मार्केट है उसमें ज़्यादातर अभी 12th जनरेशन वाले ही चल रहे हैं। तो अगर 12 से 13 जनरेशन आपको मिलता है, दैट्स गुड इनफ। सॉरी, मेरी जेन्युइन मिस्टेक थी। 14 जनरेशन है अगर आप डेस्कटॉप लेते हैं। बट मुझे अभी टोटली कंफर्म नहीं पता है, क्योंकि मैंने अमेजोन पे जितने भी ज़्यादातर देखे थे लैपटॉप्स, उनमें 12 जनरेशन तक मुझे मिला। बट 12 जनरेशन इज़ लाइक रियली रियली गुड। वो 2022 तक था, बट कोई बात नहीं। लेट्स क्विकली जंप टू अमेजोन एंड मैं आपको फटाफट वहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ कि कैसे हम यहाँ पे ढूंढना शुरू करेंगे। तो पहले तो आप यहाँ पे लिखिए बेस्ट लैपटॉप्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपका यहाँ पे स्टार्ट होना शुरू हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि हम एसर वाले से करेंगे, पर यहाँ पे एसर में एक चीज़ आप देख पा रहे हो, इंटेल i3 121 5U लेना ही नहीं है। मतलब देखना भी नहीं है, नहीं जाना है, इस रास्ते नहीं जाना है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर वाला देखते हैं, अगेन i3 नहीं जाना, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है HP 14 AMD Ryzen 5 5500U। अच्छा, AMD में U वाला जो फंडा है वो इंटेल वाला नहीं है, तो इसको हम देख सकते हैं। इसको यहाँ पे मैं खोल के देख लेता हूँ, ठीक है। नीचे एक और जाता हूँ, 5500U, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, इनकी स्क्रीन थोड़ी छोटी है। मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ 14 इंच में, 15 इंच प्रेफर नहीं करता। इसमें देखो और क्या क्या मिल रहा है हमको। विंडोज 11 होम मिल रही है
और इसका जो वेट है 1.46 है, इसका जो वेट है वो 1.69 है। फिर भी खोल के देख लेते हैं और क्या इसमें सिस्टम है। यहाँ पे हम देखते हैं लिनोवो आइडिया स्लिमपैड AMD Ryzen 5 से नीचे जाना ही नहीं है। मैंने आपको बताया था Ryzen 5 से नीचे जाना ही नहीं है, छोड़ देंगे इसको। अगेन यहाँ पे 13215 नहीं जाना है। अगेन यहाँ पे i5 है पर ये 50,000 का है। इसमें और देख लेते हैं, 16 GB रैम है, 512 GB है। एक बार मैं बस इसको खोल के चेक कर लेता हूँ कि क्या इसमें हमारे को SSD मिल रही है या नहीं। तो रैम इसकी 16 GB है, कोर इसका i5 है, 12 जेन प्रोसेसर है, 4.4 प्रोसेसर इसका अमेजिंग है, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्टोरेज 512, कोई दिक्कत नहीं है। रैम 16 GB, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राफिक्स इसका इंटेल UHD 620, आई थिंक ये भी लेटेस्ट जो ये इंटीग्रेटेड सेटअप है। देखो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे RTX नहीं लिखा, यहाँ पे NVIDIA नहीं लिखा, यहाँ पे डेडिकेटेड ग्राफिक्स आपको नहीं मिल रहा है, पर फिर भी विंडोज 11 होम आपको मिल रही है और 1 साल की वारंटी मिल रही है। और यहाँ पे मेमोरी की स्पीड है वो भी बहुत अच्छी है। यहाँ पे आपको i5 मिल रहा है, प्रोसेसर की बेस क्लॉक फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी है। IHD ग्राफिक्स ठीक ठाक है, इंटीग्रेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। ग्राफिक कार्ड का जो उसकी मेमोरी, जो उसका साइज़ है वो भी 2 GB है, ठीक ठाक है। ज़्यादा अच्छा नहीं है पर ठीक ठाक है, ठीक है। एंड रिव्यूज़ वगैरह देख के आप कर सकते हैं जैसा भी आपको ठीक लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है ये भी एक बढ़िया प्रोडक्ट है। इसमें इंटेल आइरिस ग्राफिक्स हैं, देखो बॉडी इसकी काफ़ी छोटी सी है, पतला लैपटॉप है, बढ़िया रह सकता है, ठीक है। कभी भी आपको लगे कि यार इसका कैसे मैं परफॉर्मेंस मेजर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे इसने इंटेल का प्रॉपर लिखा नहीं हुआ है, i5-1235U लिखा है। तो मैंने यहाँ पे पास मार्क का आपको एक पेज भी दे रखा है। पास मार्क में जितने भी प्रोसेसर के वर्ल्ड वाइड जितने भी अच्छे प्रोसेसर हैं उन सबके बेंचमार्क दिए हैं, ठीक है। स्कोर उनको दिया हुआ है। तो एक बार हम यहाँ पे उसका स्कोर देख लेते हैं, 1235U। तो मैं सर्च करता हूँ 1235U। तो यहाँ पे जो इसका स्कोर है आप देखो, ये काफ़ी अच्छा है, 13,000 स्कोर है और ये बहुत सारे प्रोसेसर से ऑलरेडी काफ़ी ऊपर है, ठीक है। सो कंसिडर कर सकते हैं आप, यहाँ पे ये आ रहा है Ryzen 3 i3, बहुत सारे i7 से भी ये ऊपर है, राइट। लेकिन आई थिंक ये मिड रेंज प्रोसेसर है, ठीक ठाक है। और बेटर हमें मिल सकता है, लेकिन 48,000 की रेंज में मुझे लग रहा है कि ठीक ठाक है, ठीक है। इसमें खराबी नहीं है, इसमें चलते हैं। अब इसकी स्क्रीन जो है ये 15 इंच की स्क्रीन है। 15 इंच की स्क्रीन में एक ही प्रॉब्लम हो जाती है सर, वो बहुत हैवी और बल्कि हो जाता है। पर्सनली मैं 15 इंच की स्क्रीन प्रेफर नहीं करूंगा, मैं 14 से 13 इंच मुझे लगता है कि एक अच्छा साइज रहता है। थिन एंड लाइट ये कह रहा है, विंडोज 11 इसके अंदर है। Ryzen 5 5500U बहुत बढ़िया, 2.5 GHz स्पीड। मैंने आपको कहा था 2 GHz से ऊपर होनी चाहिए, तो इसका चेक हो गया। 512 GB SSD है, हार्ड डिस्क नहीं है, SSD है, ये भी ठीक हो गया। 8 GB रैम है, DDR4 है, ये भी ठीक हो गया। इसकी स्पीड अगर 2000 MHz से ऊपर है तो बढ़िया हो जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या इसकी रैम की स्पीड 2000 MHz से ऊपर है। यहाँ पे DDR4 लिखा नहीं है, SD रैम है, मतलब हाई परफॉर्मेंस रैम नहीं है, पर ठीक है चलो कोई बात नहीं, आपके बेसिक टास्क तो ये अच्छे से कर ही देगा। प्रॉबेबली वीडियो एडिटिंग में ये शायद इतना अच्छा ना कर पाए, ऑल्दो इसके जो AMD रेडियन ग्राफिक्स हैं वो इंटीग्रेटेड है और 8 GB वाला उसका साइज है। लेकिन ध्यान रखना, ये इंटीग्रेटेड है, अगर हैवी टास्क के लिए जा रहे हो तो ये आपके लिए सही नहीं होगा। बैटरी लाइफ इसकी 9 घंटे है, बहुत बढ़िया है मेरे हिसाब से। 8 on 10 है। सिर्फ 2-3 चीजें मेरे लिए यहाँ पे जो डील ब्रेकर है वो ये है कि एक तो स्क्रीन का साइज बहुत बड़ा है, ग्राफिक्स इंटीग्रेटेड है, जो इसकी रैम है वो हाई परफॉर्मेंस नहीं है, वो मॉडरेट परफॉर्मेंस है। SD रैम है, स्टैंडर्ड रैम है, हाई फ्रीक्वेंसी वाली रैम इसकी नहीं है। विंडोज 11 है, अच्छी बात है, लेकिन ये बहुत भारी लैपटॉप है, ऑलमोस्ट 2 किलो का लैपटॉप है, तो शायद मैं ये ना लूँ। लेकिन इसका प्रोसेसर अच्छा है, रैम अच्छी है, स्टोरेज अच्छी है, तो आपके लिए अगर आप भारी लैपटॉप से मैनेज कर सकते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ये सेम चीज है, पर इसमें देखो एक चीज 2 चीज अच्छी हो गई है। एक तो इसका साइज थोड़ा कम हो गया, 14 इंच मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ, बाकी सारी चीज़ें मेरे हिसाब से शायद इसमें सेम ही है, तो ज़्यादा फर्क नहीं होगा। इसकी DDR अगेन SD रैम है, लेकिन 3200 MHz की इसकी बेस फ्रीक्वेंसी है, तो ये हाई परफॉर्मेंस रैम है, तो मेरे हिसाब से ये बढ़िया है। इसकी बैटरी लाइफ एक बार हम देख लेते हैं, बैटरी लाइफ 4 आवर्स की है। हाँ, तो ये एक तो वही चीज है, आपको देख के करना है कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। जैसे पुराने वाले में बैटरी लाइफ 9 घंटे थी, इस वाले में बैटरी लाइफ 4 घंटे है। तो अपने बजट के हिसाब से देख के चलो कि भाई मेरे लिए क्या बढ़िया है। और अगर आप पुराना लैपटॉप एक्सचेंज करना चाहते हो तो विद एक्सचेंज का भी आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ठीक है। यहां पे आपको मैंने एटलीस्ट पढ़ना सिखा दिया ताकि आपका फालतू में बेवकूफ ना कटे। अगर आपका बिल्कुल ही बजट की बहुत बड़ी मंदी है तो आपको मैं ये बता देता हूं कि रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स होते हैं जिसको हम आइडिया पैड कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें लिनोवो के कुछ अच्छे आइडिया पैड हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम इनमें ये है कि इनके जो प्रोसेसर्स हैं वो बड़े गंदे होते हैं। कुछ कुछ के फॉर एग्जांपल यहाँ पे सेलेरॉन है, इसको बिल्कुल नहीं लेना। i3 है, इसको बिल्कुल नहीं लेना। ठीक है, ये Ryzen 5 5500U है, रैम भी अच्छी है, स्टोरेज भी अच्छी है और ये दिखता भी अच्छा है। कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो, बट अगेन मैं थोड़ा सा इनको एक थोड़ा सा एक स्केप्टिसिज्म की नज़रों से देखता हूँ। अब ये वाला जो लैपटॉप है, इनकी मैं बात कर रहा हूँ, देखो 20,000 रुपये में ये आपको काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी दे रहा है, सिवाय स्टोरेज के। स्टोरेज इसमें थोड़ी सी कम है, रैम इसकी 8 GB DDR4 है, बिल्कुल ठीक है। साइज़ इसका बिल्कुल ठीक ठाक है, अच्छा है, पर ये एक बिजनेस लैपटॉप है, प्रॉब्ली डिजिटल मार्केटिंग के लिए उतना काम नहीं आएगा। तो थोड़ा ध्यान से आप देख लेना। सेलेरॉन आपने जाना नहीं है, Ryzen 3 आपने जाना नहीं है, आपने पुरानी जनरेशंस के प्रोसेसर्स में नहीं जाना है, आपने रैम एटलीस्ट 8 GB लेनी है, स्टोरेज स्पेस कम से कम 512 GB SSD होनी चाहिए। सो ये सब चीज़ें आपके लिए मैटर करेंगी। अगेन एक वीडियो में मैं आपको पूरी गाइडेंस तो नहीं दे सकता कि भाई ऐसा करना है, वैसा करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन मैंने आपको असेंशियल्स बता दिए। प्रोसेसर अच्छा होना ही चाहिए, रैम अच्छी होनी ही चाहिए, SSD अच्छी होनी ही चाहिए, ग्राफिक्स में आपके पास ऑप्शन है। बहुत फाड़ू वीडियो बनाना है तो डेडिकेटेड GPU चाहिए, फाड़ू वीडियो नहीं बनाना है कोई बात नहीं, इंटीग्रेटेड से काम चलेगा। रैम का एक अलग इंपॉर्टेंस है। अगर आप चाहते हैं कि आपको कैनवा के बियॉन्ड थोड़ा और एक्स्ट्रा एडिशनल, अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टैब्स खोल के रखते हैं, तो आपकी रैम की जो स्पीड है, जो क्लॉक स्पीड है, वो कम से कम 2500 मेगाहर्ट्ज से ऊपर होनी चाहिए। और आपकी जो प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड है 2.5 गीगाहर्ट्ज या 2 गीगाहर्ट्ज से ऊपर होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आप लोग ध्यान से समझ लेते हैं, कर लेते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नीचे Amazon पे मैं कुछ टॉप 5 टॉप 6 रिकमेंडेशंस, मेरी रिकमेंडेशंस आपको दूंगा। और मेरे जो प्रेफर्ड ब्रांड्स हैं वो है एसर, वो है क्या बोल रहा हूँ मैं, लेनोवो एंड HP। एसर, लेनोवो, HP, इनमें ज़्यादातर मुझे अच्छी वैल्यू मिलती है। मैं थोड़ा सा स्केप्टिक रहता हूँ MSI, एसस, सोनी एंड सैमसंग पे। मैं थोड़ा सा इन पे स्केप्टिक रहता हूँ क्योंकि मुझे पर्सनली इन लोगों की सर्विस अच्छी नहीं लगती। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, करा है। बट रही बात डेल, रही बात एसर, रही बात आपके HP के लैपटॉप्स बेस्ट इन क्लासेस, सर्विस भी बहुत अच्छी है। तो ये मेरा कुछ एक इसमें टिप्पणी थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया और नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कि कैसा लगा। और Amazon की लिंक्स जाके चेक कर लो अगर आप कंसिडर कर रहे हैं। और कोई भी सवाल हो, डाउट हो, आशंका हो, मुझे नीचे मैसेज करो। ओके, बाय बाय, टेक केयर।